नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। शुक्रवार को फिर सामने आए रीवा में 17 कोरोना संक्रमित मरीज, 7 मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी भी शामिल। अपराध व अपराधियों पर लगाम लगाने पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित की गई विशेष जन सुनवाई शिविर में पुलिस कप्तान ने स्वयं सुनी शिकायतें। मेडिकल कॉलेज में लिपिक की फर्जी नियुक्ति का मामला आया सामने। जांच में की जा रही हीला हवाली और मनमानी तरीके से जिले में संचालित हो रही शराब दुकानें जिम्मेदार नहीं दे रहे हैं ध्यान। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। शुक्रवार को फिर सामने आई 17 कोरोना संक्रमित मरीजों की रिपोर्ट, जिसमें मेडिकल कॉलेज के 7 कर्मचारी भी शामिल हैं। सिर्फ लॉकडाउन ही हो सकता है इससे बचाव का एक बड़ा विकल्प। कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार जिस तेजी से बढ़ रहा है, वह रीवा जिले समेत आसपास के क्षेत्र के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि अब इसका एकमात्र विकल्प पूरी तरह से लॉकडाउन ही है, क्योंकि हनमना में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को रोकने की दिशा में 15 दिन का लॉकडाउन असरदार साबित हुआ है, जहां तेजी से बढ़ रहे कोरोना विस्फोट को रोका जा चुका है। ऐसे में अगर संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया जाए तो कोरोना के इस विस्फोट को रोका जा सकता है। इन दिनों कोरोना संक्रमण काफ़ी तेजी से अपने पांव पसार रहा है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के हाथ पांव फूलने लगे हैं। अगर यही हाल रहा तो आगे और भी भयंकर परिणाम हो सकते हैं। जुलाई माह में आए दिन कोरोना के मरीज बड़ी संख्या में सामने आए हैं, जो रीवा जिले के लिए बड़ी चिंता का विषय है। शुक्रवार को जिले भर में कोरोना संक्रमण की स्थिति को लेकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर RS पांडे से बात की गई, तो उन्होंने इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि महज 24 घंटे में शुक्रवार को कोरोना के तकरीबन 17 मरीज सामने आए हैं, जिसमें 16 मरीज रीवा के हैं तथा 1 मरीज सतना का कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसमें से 7 लोग मेडिकल कॉलेज में कोरोना संक्रमित पाए गए हैं तथा 1 व्यक्ति गोविंदगढ़ का भी इसमें शामिल है। इसके अलावा फिर से 1 आदमी नगर निगम का पॉजिटिव पाया गया है। साथ ही रानी तालाब, सिविल लाइन, उर्राहट, फोर्ट रोड, धुबिया टंकी, तरहटी, संजय नगर आदि कई स्थानों में कोरोना पॉजिटिव लोग पाए गए हैं। इसमें से 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसमें से एक का इलाज जबलपुर में चल रहा है, तो वहीं दूसरा संजय गांधी हॉस्पिटल के वेंटिलेटर में रखा गया है। अगर हम टोटल संख्या की बात करें तो यह बढ़कर 182 हो गई है। इसमें से 90 लोग स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं, वहीं 92 लोगों का अभी भी इलाज जारी है। आज हमारे पास एक्चुअली 16 केस आए हैं जो पॉजिटिव पाए गए हैं। 17 तो सही नहीं है। एक सतना का केस था, थोड़ा सा एड्रेस का कंफर्मेशन नहीं हो रहा था। रीवा में सैंपल हुआ था तो रीवा में शुरू में बता दिया गया था, लेकिन वो सतना से रिफ़र होके आया हुआ था। और ये इसमें से करीबन 6-7 लोग, तो 7 लोग करीबन मेडिकल कॉलेज से का स्टाफ है जो वहाँ से जुड़ा हुआ है, और बाकी कुछ अलग अलग मोहल्ले से हैं, कई अलग अलग जगहों के भी लोग हैं। साथ ही इसमें एक गोविंदगढ़ का व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आया है, और बाकी रीवा के ही। हाँ, शहर में यहाँ पर एक नगर निगम कैंपस का एक कर्मचारी मिला हुआ है अभी, और एक बाकी एक रानी तालाब एरिया है, एक सिविल लाइन एरिया है, एक उर्राहट से है, बाकी SGMH के करीबन 7 लोग हैं, और इसके अलावा फोर्ट रोड रीवा से हैं, धोबिया टंकी से हैं, और तरहटी से हैं, इस तरह से, और साथ एक संजय नगर से हैं। तो इस तरह से टोटल 16 व्यक्ति यहाँ पे पॉजिटिव आज पाए गए हैं। आज तक की, कल से आज तक की रिपोर्ट में देखिए स्थिति तो अभी तो ठीक है। इसमें से 1-2 मरीज जरूर गंभीर स्थिति में, एक तो जबलपुर में भर्ती है, एक संजय गांधी में भी भर्ती है, थोड़ा सा उनको वेंटिलेटर पर हैं। वेंटिलेटर पर तो माना जाता है कि तबीयत को एकदम से कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा, चूँकि उपचार संजय गांधी में जो भी हो सकता है बेहतर चल रहा है। जिले के आंकड़े के हिसाब से, अभी के हिसाब से हमारे पास आज 16 केस टोटल आए हैं नए, उसमें से 182 केस टोटल हुए हैं। इस 82 में हमारे 90 अभी तक डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। आज हमने 7 केस डिस्चार्ज किया हुआ है, और टोटल हमारे पास अभी
91 केसेस हैं जो एक्टिव केसेस जिसको अपन कह सकते हैं। उस 91 में से हमारे पास 66 केस प्रधानमंत्री आवास में भर्ती हैं, 19 केस संजय गांधी में हैं, 10 केस हमारे होम आइसोलेशन में हैं और 1 केस जबलपुर में है। इस तरह से उनका पिक्चर है। ये हमारे 91 केसेस हैं जो डिफरेंट संस्थाओं में लेकर के अपना उपचार ले रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि हनुमाना में 3-4 दिन से बिल्कुल केस नहीं आ रहे हैं और वहाँ पर लगभग 15 दिन का टोटल लॉकडाउन किया गया था, तो स्थिति काफ़ी अच्छी कंट्रोल में है, नए केसेस नहीं आ रहे हैं। अब ये प्रशासन ही उसमें पूरी तरह से तय करेगा कि कहाँ पे कब लॉकडाउन। अभी तो वैसे कल और परसों शनिवार और रविवार को तो ऑलरेडी लॉकडाउन है ही है, और उसके आगे का क्या निर्णय होगा ये जिला प्रशासन ही उसमें तय करेगा, और उसके बाद जो भी स्थिति होगी आपको सूचित कर दिया जाएगा। अपराधियों समेत चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कार्यवाही करने पुलिस कंट्रोल रूम में शिविर लगाया गया। इस दौरान पुलिस कप्तान राकेश कुमार सिंह ने स्वयं लोगों की समस्याएं सुनी और तत्काल शिकायतों का निराकरण करने आश्वासन भी दिया गया। प्रदेश सरकार की पहल के बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों समेत आईजी चंचल शेखर के निर्देशन पर अपराधियों पर नकेल कसने की दिशा में पुलिस कंट्रोल रूम रीवा में विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान चिटफंड कंपनियों के अलावा तमाम बैंकिंग व अन्य इन्वेस्टमेंट कंपनियों के खिलाफ भारी मात्रा में शिकायतें लेकर लोग पहुंचे। इसके अलावा जमीन व मकान संबंधित फ्रॉड किए जाने के भी कई मामले सामने आए हैं। राम ऋतु बेदी शुष्क इंडिया बैंक में एजेंट थे राममण तिवारी कुठुलिया के, तो उन्होंने प्रोत्साहन दिया कि चलो 11,800 रुपया साल में जमा कर देना, 5 साल बाद तो आपको 96,000 रुपया मिलेगी। हमारे पास पैसा तो था नहीं, जोड़ करके किसी प्रकार से 35,600 रुपया जमा की है। चौथा किस्त में बोले कि बैंक भाग गया। हमको भैया तुम तो हमको मार डाले, हम साफ निकल गए। यही समस्या लेके हम यहाँ पर आए थे। साहब बोले कि हम जांच करवाएंगे इसकी। जमे थे, पापा ने कैसे भी इकट्ठा करके पैसे सबमिट किए थे, तो अभी तक चिटफंड कंपनी का पैसा रिटर्न नहीं आया। काफ़ी साल हो गए हैं, अभी तक नहीं आए हैं चिटफंड कंपनी के रिटर्न। साईं प्रसाद प्रॉपर्टी लिमिटेड कंपनी, लगभग 4,28,000 मेरे चिटफंड कंपनी में जमे थे। 2 नामों मेरी मम्मी और मेरे नाम से जमा था। स्कीम पहले पेंशन योजना थी एक, और एक मतलब कि इकट्ठा FD वाला था, उसका कंप्लीट हो चुका है। काफ़ी वर्ष हो गए कंप्लीट हुए, तो अभी तक चिटफंड कंपनी का रिटर्न नहीं आया है। जमा करने वाले लोग लगभग 2500 लोग पूरा गाँव ही है मेरा। 2500 लोग हैं लगभग। दुआरी गांव से हैं हम लोग, JP रोड दुआरी, नाम अतुल द्विवेदी। जमा किया था, पर मेरे को नहीं मालूम था कि इनका पैसा दिया कि नहीं दिया। मेरे को बोला कि हम इनका डबल कर दिए हैं, मैडम जी आप भी मेरे उसमें कंपनी में डालिए, आपका दुगना पैसा देंगे। फिर जब वो मेरा किस्त लेने आया, अभी लॉकडाउन के पहले मार्च में, मैं उसको 5,000 रुपये दी और उससे बोले कि त्रिपाठी भैया मेरा बॉन्ड और मेरी पासबुक दो, तो बोला कि मेरे पास नहीं है। और फिर वो चला गया, लेके नहीं आया और पसीना पोंछने लगा। तो मैं तभी से चिंतित हो गई कि लगता है मेरा पैसा ही नहीं देगा, मेरे गुमराह कर रहा है। फिर मैं उसको बार बार फ़ोन करती रही कि मेरा जो मतलब आपको मैं पैसा देती रही हूँ तो आप आके ले जाओ, तो मेरा फ़ोन रिसीव नहीं करता था। मैं परेशान थी कि आएगा तो मैं कहाँ से पाऊँगी, पर मेरे को शक हुआ कि मेरा उसको मैं 2014 से 5,000 रुपये देती थी, तो 2020 मार्च तक उसको हम 5,000 रुपये दिया। आप हिसाब लगा दो, मैं इतनी पढ़ी लिखी महिला से 2020 तक हर मंथ 5,000 रुपये महीना। फिर क्या हुआ कि मेरा फ़ोन वो रिसीव नहीं करता था आशोक त्रिपाठी। मेरी बेटी एक दिन फ़ोन लगाई तो बोला कि मैं 2 पर लगवा रही हूँ चुआ अपने गांव में, मेरे को जब समय मिलेगा तब मैं आऊँगा। तो मेरी बिटिया बोली कि अभी तो तुम पैसा लेने आते थे, अब मेरा पैसा देना हुआ, मेरा कागज देना हुआ, तो पैसे हम धान लगवा रहे हैं। तब से मेरे रूम पे खड़े हो गए, मेरे को चक्कर मारने शुरू हो गए। 5 लाख रुपये मेरा लेके चला जा रहा है, तो मैं इसको जानूँ कि इसकी कंपनी को जानूँ। हाँ, मेरे को गुमराह किया। मेरे घर और बढ़िया टाई वाई सूट लगा के आता था कि जाइए IGS की वही। आज आप ये चाहते हैं कि मैं तो उसका कुछ कर नहीं पाऊंगी, एक महिला हूँ, तो प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि मेरा पैसा दिलवाए, और जब कंपनी उसकी आएगी तो वो पैसा ले लूँगा। कौन कंपनी है? आदर्श क्रेडिट कंपनी है। और दूसरी ये सहारा इंडिया की है, ये मनोज गुप्ता है।
ये भी 5,000 रुपये मेरा 2015 से जमा करवाता था, वो भी गुमराह किया। पर मेरे बच्चे हैं, मेरी 2 लड़कियां हैं, मैं भी थोड़ा सा गलती करी, लालच में आ गई कि डबल करवा देगा, मेरे शादी ब्याह के लिए हो जाएगा, तो भी मेरा 25,000 रुपये लेके चला गया। आज तक वो नहीं आया। उसका भाई यहाँ रेफ्रिजरेटर का दुकान खोला हुआ है, मैं उसके यहाँ गई तो उसका भाई आता था, जब शुरू से डिब्बा लेके घूमता रहा तो मेरे घर में आता था, मैं डिब्बे पे खरीदी तो उसकी भाई को जानकारी थी, तो वो मेरे को गुमराह करने लगा कि मैडम जी जमा कर दिए, ऐसा वैसा। मैं बेटा थोड़ा सा मैं भी गलती करी। मेरा प्रमिला शुक्ला, मैं उपरेटी की रहने वाली हूँ, मेरे स्वर्गीय प्रेजेंट कुमला पति हैं। मैं HVN में पहले काम किया करता था सर, उसमें जमा राशियाँ जो RD FD का काम था वहाँ पर जमा कराया करता था। गत वर्षों से ये 6 वर्षों से ये पैसा जो है तो कंज्यूमर का नहीं मिल रहा, वो हम लोगों को परेशान करते हैं, घर आके गाली गलौच मारने तक की धमकी देते हैं, कहते हैं घर से उठा ले जाएंगे। और दूसरी बात सर क्या है कि कुछ लोगों का ऐसा है कि पैसा भी देना पड़ गया है और इतना त्रस्त हो चुके हैं कि घर से निकलना मुश्किल है। पैसा हम लोगों ने जमा कराया, खाया नहीं है, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग चोर हो गए हैं। तो हमारा माननीय महोदय जी से यही निवेदन है कि इस परेशानी को दूर करने के लिए जो भी प्रयास हो सके वो करके हमारी परेशानी दूर किया जाए। HVN डेयरी सेंटर आई लिमिटेड, ये रमा गोविंद पैलेस, ये 4थी बिल्डिंग में था। पैसा सर अगर पूरा लगाया जाए तो कम से कम हमारी कोर्ट का सिर्फ 10 लाख रुपए है और इन लोगों का अलग अलग है। इतना ही नहीं, इस दौरान अन्य आपराधिक मामलों की भी सुनवाई की गई। यह सुनवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। आयोजित शिविर में की जा रही सुनवाई के संबंध में रीवा SP राकेश कुमार सिंह से बात की गई तो उन्होंने इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी है। का विशेष उद्देश्य है कि जो प्लाट के नाम पे, चिट फंड के नाम पे आम लोगों के साथ, मासूम लोगों के साथ धोखाधड़ी की जाती है। कई कंपनियां आती हैं, नए नए सब्जवाग दिखाती हैं, नए नए लालच लोगों के सामने बताती हैं, नई नई योजनाएं बताती हैं और लोग जो है जो बहुत ज़्यादा नहीं जानते, बहुत ज़्यादा अवगत नहीं होते इन सब चीज़ों से, इनके बुलावे में आ जाते हैं। इसके अलावा कई ऐसे भूमाफिया हैं जो प्लाट के नाम पे जो अलग अलग कि हम ये सिटी डेवलप कर रहे हैं, आपको इतने सस्ते प्लाट मिलेंगे, प्लाट के नाम पे पैसा जमा कर लेते हैं और जब रजिस्ट्री का समय आता है तो उनके साथ धोखाधड़ी करके भाग जाते हैं। ऐसा ही एक मैटर ऐसा है कि इलाहाबाद में घूरपुर के पास कोई प्लाट डेवलप हो रहा है और उसमें चाक घाट से ढेर सारे लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई है। इस तरह की तमाम धोखाधड़ी की वारदातें जो है सामने आ रही हैं और ये उद्देश्य यही था कि तमाम ऐसी चीज़ें जो अलग अलग तरीके से समय समय पर आती थी उन सब की सबको एक बार इकट्ठा देखा जाए और इकट्ठा देख करके इकट्ठा तरीके से सुनवाई की जाए ताकि कुछ लोगों को या अधिक से अधिक लोगों को न्याय दिला सकें और लोगों का जो पैसा अलग अलग जगहों पे फंसा हुआ है उन पैसे को उनको वापस दिला सकें। जैसे जिन लोगों ने, जैसे एक साईं प्रसाद कंपनीज के सारे डायरेक्टर बम्बई में गिरफ्तार हैं, परंतु साईं प्रसाद ने यहाँ के लोगों को भी ठगा हुआ है। उसकी सारी प्रॉपर्टी सेबी ने सीज कर रखी है और उसने शायद सेबी ने उसको नीलाम करके पैसा अपने पास जमा कर रखा है। लेकिन अगर यहाँ पे उन लोगों की सही तरीके से सुनवाई होगी तो आने वाले समय में उनको जो है कुछ न कुछ राहत राशि उससे प्राप्त हो सकती है। तो इन सबका उद्देश्य यही था कि शासन ने जो योजना चलाई है माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, तो उसका उद्देश्य यही है कि लोगों को अधिक से अधिक लाभ हो और लोगों की सुनवाई हो और कुछ मामलों में जो भी प्रकरण कायम करने वाला जो मामले उसमें मुकदमा कायम हो और जिसमें हम पैसा वापस करा सकते हैं उसमें हम पैसा वापस कराएंगे संबंधित कंपनियों पे दबाव देकर। लगातार हर वीक में एक बार इसको किया जाएगा। ये भी करेंगे चूँकि इस समय कोविड का चक्कर चल रहा है, वरना मैं तो इसमें बहुत प्रयास करता हूँ और कई चीज़ें ऐसी चलती रहती हैं। जैसे कई लोग इस बात पे फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं, स्पेशली रीवा के लोग, कि कोई कियोस्क खोलने के नाम पे बोलता है कि हमारी कंपनी का कियोस्क खोलना है, कुछ पैसा जमा करिए। लोग ऐसे भी भुलावे में आ रहे हैं कि 3-3 लाख रुपए जमा कर दे रहे हैं कियोस्क के नाम पे। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिसको हम जागरूकता फैलाकर ही रोक सकते हैं, लेकिन हम कोविड के कारण जागरूकता नहीं फैला पा रहे हैं, लोगों के पास नहीं जा पा रहे हैं। सिवाय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम के अलावा और कोई माध्यम नहीं है हमारे पास लोगों को जागरूक करने का। तो लोगों को बहुत अवेयर होने का है कि जब एक आदमी दूसरे आदमी की बिना किसी काम की कोई मदद नहीं करता, ऐसे में कोई व्यक्ति आपको 3 लाख, 2 लाख, 50,000, 10,000 रुपया कैसे देगा। इन सब चीज़ों के बहकावे में लोग ना आए। इस तरह के भी फ्रॉड हो रहे हैं और इस फ्रॉड से बचें। और ज़मीन संबंधी कोई भी भूमाफिया किसी को प्रताड़ित कर रहा हो, कोई चिट फंड कंपनी अगर आज भी यहाँ पे नगर में है और लोगों से पैसा बौगाही कर रही है उल्टी सीधी योजनाओं के नाम पे, तो उसकी शिकायत करें, उसके खिलाफ़ हम कार्रवाई कराएंगे
और उससे उनको उनकी राशि के साथ जो धोखाधड़ी की जा रही है उससे उनको बचाने की कोशिश करेंगे। मेडिकल कॉलेज में लिपिक की फर्जी नियुक्ति का मामला सामने आया। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में पदस्थ लिपिक की फर्जी नियुक्ति का मामला सामने आया है, जो 4 वर्ष में दैनिक वेतन भोगी से लिपिक बन गया है। माना यह जा रहा है कि तत्कालीन कार्यवाहक अधिष्ठाता द्वारा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को निम्न श्रेणी लिपिक बनाया गया था। इस नियुक्ति का जो सबसे खास पहलू है वह यह है कि वेतनभोगी कर्मचारी को 4 वर्ष के बीच 5 बार पदोन्नत भी किया गया है। इस मामले की शिकायत आयुक्त चिकित्सा शिक्षा विभाग तक पहुंची, जिसके बाद इस मामले की जांच पड़ताल शुरू हुई, लेकिन अभी भी इस जांच में मेडिकल कॉलेज के जिम्मेदार अधिकारी रोड़ा बने हुए हैं। फर्जी नियुक्तियों के मामले में प्रदेश हमेशा सुर्खियों में रहा है। एक दौर था जब जमकर फर्जी नियुक्तियां बांटी गई थी। उस दौर की ही एक फर्जी नियुक्ति का मामला फिर से सामने आया है, जिसमें एसएस मेडिकल कॉलेज में पदस्थ कर्मचारी विनोद सेन की नियुक्ति दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के तौर पर विगत 10 जुलाई 1986 में हुई थी। उस समय कार्यवाहक अधिष्ठाता डॉक्टर टीएस त्रिपाठी हुआ करते थे, जिनके द्वारा यह नियुक्ति महज 89 दिनों के लिए कलेक्टर दर पर की गई थी, परंतु 4 साल के भीतर यानी कि 4 अक्टूबर 1990 को तत्कालीन कार्यवाहक द्वारा सेन की नियुक्ति निम्न श्रेणी लिपिक के पद पर कर दी गई। यह मामला उस समय उजागर हुआ जब शिकायत के बाद आयुक्त चिकित्सा शिक्षा विभाग से डीन को जांच के लिए पत्र लिखा गया। जांच में यह भी निर्देशित किया गया है कि जांच कर नियुक्ति संबंधित सभी दस्तावेज आयुक्त चिकित्सा शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराए जाएं। लेकिन जांच आदेश के कई माह बीत जाने के बाद भी अभी तक मामले से संबंधित जांच के ना तो दस्तावेज उपलब्ध कराए गए, ना ही मामले की जांच सही तरीके से की जा रही है, बल्कि जिम्मेदार अधिकारी जांच में रोड़ा बन रहे हैं। इधर फर्जी नियुक्ति के जरिए लिपिक की जिम्मेदारी संभालने वाला विनोद सेन अब एसएस मेडिकल कॉलेज के स्थापना शाखा का काम देख रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बीच भी इसके द्वारा कई अनियमितताएं की गई हैं। इस मामले पर मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर एपीएस गहरवार का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। हालांकि मामला काफ़ी पुराना है। जांच रिपोर्ट आने के बाद उचित कार्यवाही की जाएगी। नहीं, उनके खिलाफ कुछ शिकायतें आई हुई थी, तो करीब मैंने नवंबर में एक जांच समिति गठित की थी। उस जांच समिति की रिपोर्ट मेरी निगाह से नहीं गुजरी है अभी, तो किसी ने सूचना अधिकार में भी आवेदन दिया था कुछ ही दिन पूर्व, तो मैंने जांच की द्वितीय प्रतिलिपि मंगाई है जो जांच अधिकारी थे उनसे। जैसे रिपोर्ट आएगी तो उसके संबंध में उचित कार्रवाई की जाएगी। इनकी नियुक्ति आज की नहीं है, बहुत पुरानी नियुक्ति है। मैं अभी कागज़ देख रहा हूँ कि सन 90 की नियुक्ति है। तो ये प्रकरण आज कहाँ आया, कैसे आया, नहीं पता मुझे, क्योंकि जो शिकायत मिली तो जांच करना हमारा धर्म है, तो हम जांच करा के जो उचित होगा वो कार्रवाई करेंगे। हमें ज़्यादा इसका ब्यौरा नहीं याद है, जो मैंने अभी कराया है मेरे सामने जो तथ्य है इतना है। हाँ, जांच टीम गठित की गई, 3 सदस्यीय जांच समिति गठित हुई है, तो उसकी रिपोर्ट मेरे निगाह से नहीं गुजरी है। मैंने द्वितीय प्रतिलिपि मंगाई हुई है। 10 दिन में 15 दिन में रिपोर्ट, 1 हफ्ते 10 दिन मिल जाएगी रिपोर्ट, जहाँ तक मेरा हिसाब है। और क्या रिपोर्ट आती है उस पर क्या कार्रवाई होगी, किसके स्तर से होगी, वो बाद में पता चलेगा। नहीं पहुँच पा रही नहीं है ऐसा, जब ये तो 90 का प्रकरण है, वैसे भी सोच सकते हैं, कोई आज का प्रकरण नहीं है। अगर आने में आया रिपोर्ट, कभी पेपर है कहीं इधर उधर मिस हुआ होगा, दूसरे शाखा मार्क हो गया होगा, जो भी रीजन रहा हो, तो अभी नहीं आया तो द्वितीय प्रतिलिपि मिल जाएगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो मिल ही जाएगी। मनमानी तरीके से संचालित हो रही हैं शराब की दुकानें। वैश्विक महामारी का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस दिशा में जहां अन्य दुकानें रात 8 बजे तक खोले जाने का आदेश दिया गया है, वहीं शराब की दुकानें सभी नियम कायदों को ताक पर रखकर संचालित की जा रही हैं, जबकि शराब दुकानों के लिए अभी तक कोई गाइडलाइन ही नहीं जारी किए गए हैं। बावजूद इसके शराब की दुकान रात 10 बजे तक या कहीं कहीं उससे भी अधिक वक्त तक खुली रहती है। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार जब पूरा बाजार 8 बजे बंद हो जाता है तो शराब की दुकानों पर शासन प्रशासन की इतनी मेहरबानी क्यों है। रीवा जिले में संचालित सभी शराब दुकानें रात 10 बजे तक या इससे भी ज़्यादा देर तक खुली रहती हैं, जबकि अन्य सभी मार्केट 8 बजे तक बंद किए जाने का आदेश जारी किया गया है। परंतु शराब दुकानों पर इतनी मेहरबानी क्यों की जा रही है, यह एक अहम सवाल है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से देर रात तक शराब की दुकानें खुली रहती हैं।
इतना ही नहीं, दुकान बंद होने के बाद भी दुकानदार शटर के नीचे से कई गुना ज़्यादा दाम पर शराब बेचते हैं। आप खुद देख व सुन सकते हैं शराब दुकानदारों की मनमानी किस तरह हावी है। रॉयल स्टेज का पवो भैया क्वार्टर कितना भैया, कितना क्वार्टर मांग रहा हूँ भैया। हाँ 320 क्वार्टर कितने का रॉयल स्टेज का भैया? 300 की 200 कितना बोल रहे हैं, समझ नहीं पा रहा। नहीं समझ पा रहे भैया, अपना बता दे। 320 रुपए का एक है। 320 का एक है, 320 का एक है। आपकी चाहिए? हाँ भैया। आरसी कितने का है? कुछ नहीं कर रहा है, 4 रुपये यहाँ पे निकला अपना जरिए अपन काम करिए। वो नहीं है। आरसी कितने का मिलेगा? ये नहीं है। इस दिशा में आखिरकार जिम्मेदार प्रशासन व पुलिस क्यों मौन है, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जबकि सबसे ज़्यादा भीड़ शराब की ही दुकानों में लगती है, फिर भी शराब दुकानों को इतनी छूट आखिर क्यों? गत रात रीवा दर्शन की टीम ने अमहिया में संचालित शराब दुकान समेत अन्य दुकानों का जायजा लिया, जहां लगभग सभी दुकानों का हाल एक जैसा देखने को मिला। अमहिया दुकान बंद होने के बाद दुकान के कर्मचारी से बात की गई तो सुनिए इन्होंने क्या कहा। दुकानदार ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया कि दुकान के अंदर दुकान बंद होने के बाद भी कर्मचारी रहता है और यही कर्मचारी रात में कई गुना रेट पर शराब की बिक्री करता है। आप खुद देख सकते हैं कि शराब दुकान बंद होने के बाद दुकान के अंदर कर्मचारी हैं जिन्हें पुलिस स्वयं बाहर निकाल रही है। तुम लोग ना बैठो, पहले बाहर आओ, पहले बाहर आओ। चलो है, चलो आओ, बताओ पहले, बताओ बाहर आओ पहले। अरे आओ बाहर आके अपना वो बताओ, बाहर आओ, क्या है कैसा है, अपनी सफाई दो, फिर भैया लग ना जाए। चलिए आओ, बाहर आओ, एक आदमी पूरी बताओ। चलो आओ, कितने लोग हो तुम लोग अंदर? बाहर आओ, निकाले दुकान का ना खुले क्या? चलो बाहर आओ, एक आदमी बाहर आके बताओ। बाहर आओ, ऐसा तो है कि दुकान ना खुलेगी कल से। कितने बजे बंद की है, क्या हो कैसे? आधे सब मालिक से पूछना, पर बाकी सब आधे से रोजे खुलती दुकान। 10 बजे तक टाइम है हमारा। सोते हैं बाहर कर देखते हैं। अंदर लेटरिन बाथरूम टॉयलेट ये सब है अंदर तभी तो सोते बाहर जाके हम लोग को लोकल चले जाते कर बंद हो गया सब कुछ नहीं तो कोई आता ही नहीं। पहली बात तो ये जान लीजिए आप, अब आगे कोई देता ही नहीं, बंद कर दिया पूरा टोटल ले गए। हमको बताया तो आदमी को सोया था।